हम लोग आगे चलते हैं हमारे सबसे पहले एरिया की तरफ और उसको पढ़ना शुरू करते हैं IS2 इन्वेंट्रीज। ठीक है जनाब, हम लोगों ने अभी बात की है कि IS2 इन्वेंट्रीज जो हैं वो क्या हैं, और इसमें से तकरीबन हर दफ़ा ही एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, और अगर उसने एक इसका सेपरेट स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछा तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो क्वेश्चन है उसके अंदर 3 या 4 नंबर की एडजस्टमेंट्स तो लाजमी तौर पे स्टॉक की पूछ लेता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये आपका बड़ा ही शॉर्ट एरिया बन जाता है। शॉर्ट एरिया में जो है ना वो आपने इसको लाजमी तौर पे पढ़ना है। ठीक है जी। टॉपिक्स ऑफ इन्वेंट्री की अगर आप बात करें तो इसमें कॉस्ट कंपोनेंट्स की बात होगी, पीरियोडिक और परपेचुअल सिस्टम की बात होगी, जिसमें स्टोर लेजर कार्ड, फाइफो, एफको मेथड की बात होगी, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक किस तरीके से करते हैं, अब नॉर्मल लॉस, एनआरवी की कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, और इन्वेंट्री काउंट ऑन ए डेट अदर देन रिपोर्टिंग डेट। ये समझ लीजिए कि 5 मेजर एरियाज हैं जिनमें ये जो टॉपिक है ये डिवाइडेड है। ठीक है जी, इन 5 में से किसी एक से या 2 से रिलेटेड जो है ना वो क्वेश्चन आपको आ सकता है। हम इनके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, राइट। हम लोग बात करें इन्वेंट्रीज की। इन्वेंट्रीज क्या चीज़ होती है, इन्वेंट्रीज किसको कहते हैं? इन्वेंट्रीज जो होती है ये आपकी करंट एसेट कहलाती है, और ये जो करंट एसेट्स होते हैं ये आप लोग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कहाँ पे शो करवाते होते हैं? एसेट्स के नीचे, नॉन करंट एसेट्स के नीचे। इन्वेंट्रीज आर द एसेट्स, उसने बता दिया कि ये एसेट्स होते हैं। एसेट्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि ये एसेट्स वो चीज़ होती है विच इज़ हेल्ड बाय द एंटिटी फॉर द फ्यूचर यूज, जिससे कि एंटिटी को फ्यूचर में बिजनेस बेनिफिट होने वाला है इस चीज़ को इस्तेमाल करके। उस इस्तेमाल की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं जिसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो तो एसेट की डेफिनेशन है। हम लोग बात करते हैं कि इसको किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, दिस इज हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स का मतलब ये है कि बिजनेस का ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, इसे हम स्टॉक कहते हैं। ठीक है जी, स्टॉक उस चीज को कहते हैं जो आपने सेल करनी होती है। दूसरी चीज ये है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द सेल्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये एक ऐसी चीज है जो कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में है, यानी कि आप प्रोड्यूस कर रहे हैं इस चीज को, अभी ये कंप्लीटली प्रोड्यूस नहीं हुई है, ये अनफिनिश्ड गुड्स हैं। ठीक है जी, इसको हम लोग कह सकते हैं कि वर्क इन प्रोसेस है। ठीक है जी, तो स्टॉक भी आपका इन्वेंट्री का पार्ट कहलाएगा। ऐसी चीज जो कि अल्टीमेटली आपका स्टॉक बन जानी है ये भी आपका इन्वेंट्री का पार्ट कहलाएगा। और इन्वेंट्रीज आर द एसेट्स दैट आर इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होनी है, जिसको हम रॉ मटेरियल कह सकते हैं। तो ये 3 चीजें हैं जनाब जो कि नॉर्मली इन्वेंट्री के अंदर आती हैं। इस इन्वेंट्री को इस इन्वेंट्रीज को एक्सप्लेन करने के लिए जो रूल्स हैं वो IAS2 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 में इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से गाइडलाइंस दी हुई हैं कि इसको कैसे रिकग्नाइज करना चाहिए, इसकी कैसे अकाउंटिंग करनी चाहिए, इसको कैसे हैंडल करना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें IAS2 इन्वेंट्रीज के अंदर पढ़ी जाती हैं, जिसके कुछ सेक्शंस हम लोग अभी देखेंगे भी। ठीक है जी, ये वो रूल्स हैं जिनको आपने कंसिस्टेंटली फॉलो करना है और इन्हीं रूल्स के अंदर रहते हुए इन चीज़ों की अकाउंटिंग करनी है। ठीक है जनाब, हम लोग आगे चलते हैं। इन्वेंट्री, सबसे पहले जब आप इन्वेंट्री को परचेज करेंगे, इन्वेंट्री जब आपके पास आएगी तो उसकी कॉस्ट में, उस एसेट की कॉस्ट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होगी। दिस इज अ वेरी इनिशियल डिस्कशन कि जब आप लेके आ रहे हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ परचेज उसकी प्राइस होगी, लेकिन सिर्फ कॉस्ट ऑफ परचेज ही नहीं, उसकी कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, राइट। कॉस्ट ऑफ परचेज, किसी भी आइटम की कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं इसके ऊपर क्विकली बात कर लेते हैं कि इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर उसकी परचेज प्राइस होती है, लेकिन उसमें से माइनस कर दिए जाते हैं ट्रेड डिस्काउंट्स। ये वो डिस्काउंट्स होते हैं जो कि आप दुकानदार के पास जब जाते हैं तो वो आपकी शक्ल देख के आपको माफ कर देता है, आपका और उसका रिलेशनशिप देख के आपको कहता है कि यार लोगों को तो हम 50,000 की बेचते हैं, चलो तुम 48,000 दे देना। तो आपको वो ट्रेड डिस्काउंट मिल गया है, और ट्रेड डिस्काउंट जो है वो हम लोग उसको नेट करने के बाद हमें अगर एक 50,000 की चीज थी जो 48,000 में मिल गई तो हम ये कहेंगे कि चीज हमारे लिए 48,000 की है, दिस इज द प्राइस ऑफ द थिंग जो हमने चार्ज करनी है। रिबेट्स कहते हैं टैक्स में माफी को, टैक्स में छूट को, कि गवर्नमेंट ने आपको टैक्स में छूट दे दी कि यार ये जो चीज परचेज करने वाला जो भी बंदा है उसको फलां टैक्स पड़ेगा, लेकिन उस टैक्स में उसको छूट मिल गई।
ठीक है जी, इसको हम रिबेट कहते हैं। इसके अलावा ड्यूटी ड्रॉबैक भी इसी तरह की चीज़ है कि जो हम लोगों को मिल जाती है, ड्यूटी हमें पे करनी पड़ती है, इस तरह की तमाम आइटम्स उसमें से माइनस कर दी जाती हैं और फिर उसके बाद जो अमाउंट बचती है दैट इज़ आवर परचेज अमाउंट, राइट। इन चीज़ों के अंदर जो चीज़ें शामिल होती हैं वो इररिकवरेबल टैक्सेस भी हैं। ऐसा टैक्स जो कि आपको इस चीज़ को परचेज करने की वजह से पड़ा वो आप इसकी प्राइस में ऐड करेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा फ्रेट इनवर्ड, किसी चीज़ को उठा के अपने पास लाने के लिए जो आपको किराया पे करना पड़ा, ठीक है जी, वो हमें इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है जी। इसके बाद कर चलते हैं जी हैंडलिंग एंड अदर कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू देयर एक्विजिशन। किसी चीज़ को परचेज करने के लिए जो जो कॉस्ट आपको देनी पड़ी वो आप इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, इररिकवरेबल टैक्सेस के अंदर एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं रिफंडेबल टैक्सेस। सिर्फ ये चीज़ है जो कि आपने जहन में रखनी है। किसी भी चीज़ को लाने के लिए आपको जो खर्चा लग रहा है वो उसकी कॉस्ट है, ये एज सिंपल एज दैट है, ठीक है जी। इसमें कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। अगर कोई ऐसे टैक्सेस हों जो आपको अल्टीमेटली रिफंड हो जाने हैं, रिफंडेबल टैक्सेस किसी भी आइटम की कॉस्ट में ऐड नहीं करते हैं, ठीक है जी। रिफंडेबल आइटम्स जो ऐसे टैक्सेस जो कि आपको बाद में मिल जाने हैं वापस, वो आप उस चीज़ की कॉस्ट में ऐड नहीं करते हैं, बाकी हर चीज़ उस चीज़ की कॉस्ट में ऐड होगी, राइट। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज कि अगर कोई इन्वेंट्री आप परचेज करते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल होगा, और इसका आंसर यह है कि उसको लाने के लिए जो जो खर्चे आपको करने पड़े वो सारे उसकी कॉस्ट में शामिल होंगे। जो खर्चे बच जाते, जो पैसे ना देने पड़ते अगर आप ये वाला एसेट परचेज ना करते, तो इस तरह के तमाम खर्चे आपको उसमें शामिल करने चाहिए उसकी परचेज प्राइस के अंदर, राइट। ठीक है जनाब, हम लोगों ने कॉस्ट की बात की। कॉस्ट के अंदर जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इन फिनिश गुड्स। एक चीज़ जो कि आप बना रहे हैं उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल आप चेयर्स बना रहे हैं तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल फिर आपका क्या होगा, वो लॉग होगी, वो लकड़ी होगी जो आप जिससे आप लकड़ी की कुर्सियां बना रहे हैं। इसके अलावा आपको उसमें ग्लू चाहिए होगा, उसके अलावा आपको उसमें नेल्स चाहिए होंगे, उसके अलावा आपको पता नहीं और बहुत सारा सामान चाहिए होगा। तो ये जो तमाम सामान है ये यूज हो रहा है लकड़ी से कुर्सी बनाने के लिए, राइट। तो ये जो तमाम चीजें हैं इंक्लूडिंग द लेबर, आपको लेबर भी तो पे करनी पड़ रही है। इसके अलावा सिस्टमेटिकली एलोकेटेड फिक्स्ड एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये भी आपकी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का पार्ट बनेंगे। तो जो चीज़ आप परचेज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट ऑफ परचेज, और जो चीज़ आप कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आपके लिए रेलेवेंट होगी। हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम लोगों ने बात की कि जनाब कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ब्रैडशॉ एंड कंपनी इंपोर्टेड रॉ मटेरियल ऑफ 500 यूनिट्स फ्रॉम चाइना वर्थ ₹1 मिलियन। ठीक है जी, उन्होंने 80,000 रुपये इम्पोर्ट ड्यूटीज पे की। ड्यूटीज कॉस्ट का पार्ट बनेगी जी, बिल्कुल बनेगी। 20,000 इम्पोर्ट टैक्सेस पे किए। द इम्पोर्ट टैक्सेस वर सब्सिक्वेंटली रिफंडेड बाय द लोकल गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि ये जो 20,000 रुपये आपने दिए ये आपको वापस मिल जाएंगे। तो क्या ये कॉस्ट में ऐड होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये तो आपको रिफंड हो जाएंगे। तो इसका हमने कुछ नहीं करना, इसको हमने माइनस भी नहीं करना। माइनस तो तब करेंगे ना जब ऐड हुआ होगा, लेकिन अगर ऐड ही नहीं हुआ होगा तो फिर आपने इसको माइनस नहीं करना। ठीक है जी, यानी कि ये वाली जो चीज़ है ये आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। दे पेड ₹50,000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन। जी बिल्कुल, ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं। और 10,000 रुपये जो है वो पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस हैं। अब पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस क्या होते हैं? आपने पोर्ट के ऊपर जब चीज़ मंगाई है तो उसको हैंडल करने के ऊपर जो कॉस्ट लगेगी दैट इज द पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस। उसको वहाँ से क्लियर करवाना, उसको लोडिंग अनलोडिंग करवाना, बैरी जहाज से उतार के ट्रकों में लोड कराना, जो जो खर्चा आपका पड़ा वो तमाम खर्चे पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस कहलाते हैं। और ये आपकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल चार्जेस हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये देने पड़े हैं क्योंकि आपने वो एसेट परचेज किया। मार्केटिंग एक्सपेंसेस 10,000 रुपये। मार्केटिंग एक्सपेंसेस किसी चीज़ की आइटम की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते हैं और इसको बनना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे पीछे शायद हम एक चीज़ स्किप कर गए कि मार्केटिंग, ये जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल नहीं होती हैं, वो इस वजह से शायद स्किप करके कि इसके ऊपर हमने बहुत कुछ लिख लिया हुआ था। कौन कौन सी चीज़ें आइटम की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे? एबनॉर्मल वेस्टेजेस, ऐसी वेस्टेज जो कि चीज़ों को मतलब आप चीज़ लेके आ रहे थे तो वो वेस्ट हो गई आपकी अपनी गलती की वजह से, डैट इज़ द अबनॉर्मल वेस्टेज जो कि आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। स्टोरेज कॉस्ट, उसको स्टोर करने की कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स अनरिलेटेड टू प्रोडक्शन, ऐसे ओवरहेड्स जो कि प्रोडक्शन से रिलेट नहीं कर रहे। सेलिंग कॉस्ट, उसको सेल करने की कॉस्ट। ठीक है जी। फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस एंड इंटरेस्ट कॉस्ट, ये चीज़ भी जो है ये उससे रिलेवेंट नहीं है। सेलिंग कॉस्ट के अंदर आती है जनाब मार्केटिंग कॉस्ट।
जब आप किसी चीज़ को सेल करते हैं, उसके ऊपर मार्केटिंग करते हैं, तो वो आपकी सेलिंग कॉस्ट के अंदर आती है। तो ये चीज़ भी जो है ये भी आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बननी चाहिए। तो जनाब इस तरीके से आपने जो इस क्वेश्चन को पढ़ा, इसके अंदर जो जो चीज़ें उसने ऐड की वो थी मटेरियल की कॉस्ट, जो कि आपको इनवाइस प्राइस दी उसने। दूसरी चीज़ उसके नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटीज, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और हैंडलिंग चार्जेस। मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो हैं ये भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बने। हम लोग आगे चलते हैं जनाब, अकाउंटिंग फॉर इन्वेंटरीज की बात करते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया शुरू होने वाला है और इस एरिया में बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। बच्चों के फेलियर की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वो इन मेथड्स के अंदर फंसे रहते हैं कि इनको कैसे हैंडल किया जाए। तो इन्वेंट्रीज की अकाउंटिंग, इन्वेंट्री आपके पास आ गई, आपको पता चल गया कि उसकी कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी है। नाउ यू हैव आइटम ऑफ इन्वेंट्री एंड देयर कॉस्ट। फर्ज करें जनाब वो 4 मिलियन की जो है ना वो आपके पास आ गई हैं चीज़ें, ठीक है। या बल्कि इसको पिछली एग्जांपल से ही लेकर चलते हैं। हम पिछली एग्जांपल में हमने 500 यूनिट्स मंगाए हैं, कितने के मंगवाए हैं? 1140, 11.4 मिलियन के। तो यूनिट्स है जनाब हमारे पास 500 और उनकी जो टोटल प्राइस है वो हमें कितनी पड़ रही है? वो चलो पड़ रही है 11.4 मिलियन रुपीज़। ले जनाब, अब हमारे पास वो आ गया है हमारे गोदाम में वो स्टॉक। अब हमने उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस स्लाइड, ठीक है जी। अकाउंटिंग करने के लिए, इन्वेंट्रीज को अपने पास रिकॉर्ड करने के लिए 2 डिसीजंस आपको लेने होंगे। सबसे पहला डिसीजन ये है कि आपने पीरियोडिक सिस्टम से एंट्रीज करनी है या परपेचुअल सिस्टम से एंट्रीज करनी है, क्योंकि इन दोनों सिस्टम से एंट्रीज के अंदर और उनकी प्रेजेंटेशन के अंदर एक फ़र्क है जो कि समझना ज़रूरी है और हम उस फ़र्क की बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। दूसरा डिसीजन आपको ये लेना होगा कि आपने स्टॉक की वैल्यूएशन फाइफो मेथड पे करनी है या वेटेड एवरेज मेथड पे करनी है। देखें, जब भी आप अकाउंटिंग करते हैं तो आप एक एंट्री परफॉर्म करते हैं और उस एंट्री में एक अकाउंट डेबिट हो रहा होता है और एक या कुछ अकाउंट्स जो है ना वो क्रेडिट्स हो रहे होते हैं, और दूसरी चीज़ होती है कि किसी अमाउंट से डेबिट या क्रेडिट हो रहे होते हैं। तो अकाउंटिंग सिस्टम परपेचुअल और पीरियोडिक वाला ये आपको बताता है कि कौन कौन से अकाउंट्स डेबिट या क्रेडिट होंगे, डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे ये बताएगा, और अमाउंट क्या होगी ये हमें ये वाला डिसीजन बता रहा होगा कि आपने कौन सी जो है ना वो आपने कोई कौन सा मेथड यूज़ करना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। और ये तीसरी चीज़ है जनाब स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड एंड रिटेल मेथड। इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये इंशाल्लाह हम लोग देख लेंगे। हम लोग चलते हैं जनाब अकाउंटिंग सिस्टम की तरफ के पीरियोडिक या परपेचुअल सिस्टम्स क्या होते हैं, ताकि ये जो 500 यूनिट्स हमने परचेज किए हैं इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे यूनिट्स होंगे, उनको कैसे हम लोगों ने रिकॉर्ड करना है। तो जनाब सबसे पहली चीज़ जो है पीरियोडिक मेथड। देखें, एंट्रीज की अगर हम बात करें तो पीरियोडिक मेथड हमें ये कहता है कि जब भी आप गुड्स परचेज करें, आप उस वक्त जो एंट्री करते होते हैं वो करते होते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, पेएबल कैश और बैंक क्रेडिट, ठीक है। अगर आपने किसी को पे करना है तो ये आपके क्रेडिटर्स बन जाते हैं। अगर आपने कैश से पे कर दिया तो कैश क्रेडिट हो जाता है, और अगर आपने बैंक से पे कर दिया तो बैंक क्रेडिट हो जाता है। दिस इज़ द एंट्री जो कि हम नॉर्मली करते आए हैं, जो हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग पढ़ी है उसमें भी हम पीरियोडिक अकाउंटिंग से ही पढ़ते हैं, ठीक है जी। और जब आप परचेज रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न की एंट्री होती है, परचेज रिटर्न अकाउंट आप क्रेडिट कर देते हैं, पेएबल कैश और बैंक जो है आप डेबिट कर देते हैं। सेल्स की आप एंट्री करते हैं रिसीवेबल कैश और बैंक डेबिट और सेल्स क्रेडिट। सेल्स रिटर्न की एंट्री करते हैं सेल्स रिटर्न और रिसीवेबल और कैश और बैंक अकाउंट, ये आपका क्रेडिट हो जाता है, ठीक है जी। ये आप एंट्री किस अमाउंट से करते हैं? जिस अमाउंट से आपने एसेट परचेज किया होता है, जो आपकी परचेज प्राइस है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ये आइटम की जो कॉस्ट है जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। जब आप रिटर्न करते हैं तो आप उसको उसी कॉस्ट पे रिटर्न करते हैं जिस कॉस्ट पे वो आई होती है। ये जो एंट्री होती है ये आप सेल प्राइस पे करते हैं, और ये जो एंट्री होती है ये भी डेफिनेटली आप सेल प्राइस पे ही करेंगे। जब आपको चीज़ें वापस मिलेंगी तो वो आपसे उतने ही पैसे वापस लेगा जितने उसने आपको दिए होंगे। तो जनाब ये एंट्रीज तो हैं कुछ इसी तरीके से। इसके बाद ईयर एंड पे हम क्या करते हैं? ईयर एंड पे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट बनाते हैं, जो कि स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम का पार्ट होती है। अगर आपको याद हो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम तो हम लोग कैसे बनाते हैं? हम लोग सबसे पहले सेल्स लिखते हैं, सेल्स में से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग करते हैं। हम कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग कैसे करते हैं? हम लोग लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, इसमें परचेजेस ऐड करते हैं, इसमें से सेल्स क्लोजिंग स्टॉक जो है वो माइनस करते हैं, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आता है। और भी इसमें चीज़ें प्लस माइनस होती हैं, वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा। तो जनाब इस तरीके से हम लोग पीरियोडिक मेथड के अंदर ये वाला काम करते हैं।
यानी कि हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर, और उसका जो नेट इफेक्ट होता है, जो यहाँ से इसका नेट इफेक्ट होता है, वो हम सेल्स में से माइनस कर देते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास कुछ ऐसी सेल्स हैं जिसमें से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग जो हमारे पास बच जाता है वो हमारा जीपी कहलाता है, राइट। सो दिस इज हाउ वी डू इट इन पीरियोडिक सिस्टम, राइट। ये मैंने परपेचुअल सिस्टम के ऊपर बना दिया है, इसलिए इसको मिटा रहा हूँ, क्योंकि पीरियोडिक के नीचे फिर वो कुछ और लिखा हुआ था। अच्छा, हम लोगों ने बात की कि ईयर एंड के ऊपर हम ये काम करते हैं कि हम लोग एक स्पेसिफिक वर्किंग करते हैं जो कि स्टेटमेंट के फॉर्म में होती है, जिससे हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स का पता चलता है, ठीक है। कुछ और बातें भी ज़हन में रखिएगा कि जब हम पीरियोडिक मेथड कर रहे होते हैं तो इसकी कुछ निशानियां होती हैं। इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक ट्रायल में नहीं होता, ठीक है जी, सॉरी, ओपनिंग स्टॉक ट्रायल में होता है। देयर विल बी द ओपनिंग स्टॉक इन ट्रायल। ट्रायल के अंदर अगर आपको कोई स्टॉक नजर आएगा तो वो ओपनिंग स्टॉक होगा, ट्रायल के अंदर क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा। परचेजेस का अकाउंट आ रहा होगा नजर आपको, और परचेज रिटर्न का अकाउंट ट्रायल के अंदर नजर आ रहा होगा। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपको एडजस्टमेंट की फॉर्म में मिलेगा, ट्रायल बैलेंस में नहीं मिलेगा। तो जनाब अगर कहीं आपको ट्रायल बैलेंस एक ऐसा नजर आए जिसमें कहीं आपको परचेजेस का अकाउंट नजर आए, तो यू विल सी, आप इस चीज़ को मान लीजिए कि ये पीरियोडिक मेथड है। अगर कहीं आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर ओपनिंग स्टॉक नजर आए और क्लोजिंग स्टॉक नजर ना आए, तो इसका मतलब है कि ये पीरियोडिक मेथड से अकाउंट्स बने हुए हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ सेल का कोई अकाउंट नहीं होता है पीरियोडिक मेथड के अंदर। हम लोग सिंपल क्या करते हैं, जब परचेजेस होती हैं तो परचेज टू पेबल, और जब सेल्स होती हैं तो रिसीवेबल टू सेल्स एंट्री करते चले जाते हैं, और सेशन एंड पे कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग खुद करते हैं, और वो निकालने के बाद उसको सेल में से माइनस करते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल पीरियोडिक सिस्टम। सही है जनाब। हम लोग परपेचुअल सिस्टम की बात करते हैं। परपेचुअल सिस्टम में हम लोग परचेजेस का अकाउंट नहीं बनाते हैं, हम उसकी जगह एक अकाउंट बनाते हैं इन्वेंट्री का अकाउंट, ठीक है जी। और एंट्री उसी तरीके से होती है, जब आप परचेज करते हैं तो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, पेएबल कैश और बैंक क्रेडिट। सिमिलरली जब आप परचेज रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न का अकाउंट भी हम लोग नहीं बनाते हैं, हम उसकी जगह पे इन्वेंट्री के अकाउंट को ही क्रेडिट कर देते हैं। तो एक इन्वेंट्री का अकाउंट बन जाता है जिसका ओपनिंग जो है वो इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस होता है, ठीक है जी, डेबिट साइड पे आ रहा होता है। उसके बाद उसमें तमाम परचेजेस ऐड होती चली जाती हैं, ठीक है जी, परचेजेस ऐड होती चली जाती हैं इन्वेंट्री अकाउंट के अंदर, पेएबल से कैश और पेएबल कैश और बैंक की मदद से, और वो एंट्रीज जो हैं वो आप इस तरीके से उसकी कॉस्ट पे परफॉर्म करते चले जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, जब आप रिटर्न करते हैं तो भी आप इन्वेंट्री अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। जब आप सेल्स करते हैं तो सेल्स के केस में 2 एंट्रियां होती हैं, ठीक है जनाब। हम लोगों ने पहले ये बात की थी कि नॉर्मली जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो उसमें सिंगल एंट्री, एक डबल एंट्री होगी, एक अकाउंट डेबिट एक क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे 2 एंट्रीज होंगी अगर हम परपेचुअल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। परपेचुअल सिस्टम क्या होता है, डेफिनेटली आपको ये बताने के बाद मैं समझाऊंगा कि परपेचुअल सिस्टम क्या होता है। लेकिन अगर हम सिर्फ एंट्रीज की बात करें, जो चीज़ें ज़हन नशीन करने वाली हैं, तो वो ये हैं कि जनाब सेल्स रिटर्न और सेल्स के केस में जब आप सेल्स कर रहे होंगे तो आप 2 एंट्रीज करेंगे। नंबर 1 रिसीवेबल टू सेल, ये बिल्कुल वैसे ही एंट्री है जो कि आप पीरियोडिक सिस्टम में करते हैं सेल प्राइस के ऊपर, ठीक है जी, विद द सेल प्राइस, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और सेल्स रिटर्न की जो एंट्री होगी, सेल्स रिटर्न टू रिसीवेबल कैश और बैंक, अगर आपको बैंक में आ गए हैं, कैश में आ गए हैं, या आपके रिसीवेबल्स जो हैं वो ख़त्म हो गए, तो फिर आप लोग इस तरीके से रेलिवेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, और ये भी सेल प्राइस से होगा। ये एंट्री तो बिल्कुल वैसे है जैसे पीरियोडिक सिस्टम में की जाती थी। लेकिन जब भी आप कभी सेल करेंगे तो सेल की ये वाली एंट्री करने के बाद आप एक और एंट्री करेंगे विच इज कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट एंड इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। और ये जो आइटम्स आपने सेल किए हैं, जो जिसकी ये आपने इसके साथ एंट्री परफॉर्म की है, उस सेल्स की कॉस्ट कितनी थी, उस कॉस्ट को हम लोग यहाँ पे डालेंगे, ठीक है जनाब। इसका मतलब ये है कि परपेचुअल सिस्टम में सेल्स की और सेल्स रिटर्न की 2 एंट्रियां होती हैं। एक एंट्री आप रिसीवेबल टू सेल बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप पीरियोडिक मेथड में करते हैं, और दूसरी एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स टू इन्वेंट्री आप करेंगे, लेकिन वो एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ द आइटम की वजह से, आइटम की अमाउंट से, कि यानी कि उस आइटम की कॉस्ट कितनी है, ठीक है जी। सेल्स रिटर्न की अगर हम बात करें तो बिल्कुल उसी तरीके से इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू इन्वेंट्री आप मूव करेंगे, उन आइटम्स की कॉस्ट इन्वेंट्री में से निकाल के कॉस्ट ऑफ सेल्स में डाल देंगे जो आपने सेल कर दी। सही है जनाब। अच्छा, होगा क्या कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट नहीं बनेगी आपकी
इस चीज़ के अंदर ये आपके अकाउंट्स के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट नहीं बनेगी। आप अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट जो है ये नहीं बनेगी, बल्कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट जो है वो ऑलरेडी आपको अवेलेबल होगा। ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट है, जब आप इस अकाउंट को क्लोज करेंगे जिसमें आप हर सेल पे इन्वेंट्री से इसको डेबिट कर देते थे और हर सेल रिटर्न पे इन्वेंट्री से ही इसको क्रेडिट कर देते थे, तो जनाब ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट है, जब आप इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ सेल्स के इक्वल हो जाएगा। वो CGS जो हम लोग पहले यहाँ पे एक फॉर्मेट के थ्रू बनाते होते थे, वो अब आपको यहाँ पे बनानी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, यही चीज़ें मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी एक्सप्लेन करूंगा। हम लोग हर सिचुएशन की एक एक एग्जांपल देखेंगे, एक्सेल में देखेंगे, जिससे कि मुझे लिखना कम पड़ेगा और हम जल्दी जल्दी इसको समझ लेंगे। अच्छा, परपेचुअल मेथड में ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको जो मजे के मौजूदात नजर आएंगे वो कुछ ऐसे होंगे कि देयर विल बी नो ओपनिंग स्टॉक। ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक नजर नहीं आ रहा होगा, ट्रायल बैलेंस में आपको क्लोजिंग स्टॉक नजर आ रहा होगा। ठीक है, पीरियोडिक मेथड में हम लोगों ने ये बात की थी कि पीरियोडिक मेथड में क्लोजिंग स्टॉक अलग से एडजस्टमेंट में नीचे दिया गया होता है, लेकिन परपेचुअल मेथड में आपको इस तरीके से ये स्टॉक नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है जी, देन देयर विल बी नो परचेज और परचेज रिटर्न अकाउंट इन ट्रायल फॉर परपेचुअल मेथड। अगर आपके पास एक ट्रायल आए और उसमें परपेचुअल, उसने कहा हो कि ये परपेचुअल मेथड के थ्रू ट्रायल बना हुआ है, तो आप इस चीज़ को मान लें, ये आपकी एक डिडक्शन होगी। और डिडक्शन से मुराद ये कि आपने डिड्यूस किया है इस चीज़ को कि जनाब इसमें परचेज और परचेज रिटर्न का अकाउंट नहीं होगा। ठीक है, ये CID के इंस्पेक्टर की तरह आप दया को कह सकते हैं कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये तो पीरियोडिक सिस्टम से नहीं बना हुआ, परपेचुअल सिस्टम से बना हुआ है, तो परपेचुअल सिस्टम का मतलब है फिर दया, इसका मतलब है कि फिर इसमें परचेज भी नहीं होगा और परचेज रिटर्न का अकाउंट भी नहीं होगा। ठीक है दया, अच्छा आगे चलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल के अंदर ही अवेलेबल होगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे, अकाउंट को ही डेबिट और क्रेडिट कर देते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब हम सेल्स करते हैं तो एक नहीं 2 एंट्रियां करते हैं। एक एंट्री तो वही जो पीरियोडिक के अंदर होती है, वही वाली हम लोग परपेचुअल में भी करते हैं। एक एडिशनल एंट्री सिर्फ और सिर्फ इस परपेचुअल के मेथड में हम करते हैं कि इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल में डाल देते हैं उन आइटम्स की कॉस्ट जो कि सेल हो चुकी हैं। अब उसकी कॉस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये हमें कॉस्ट फार्मूला बताएगा। कॉस्ट फार्मूला 2 होते हैं, FIFO और वेटेड एवरेज, जिसके बारे में अभी हम बात करते हैं। लेकिन एक जो डिटेल में अभी हम लोगों ने बात की है, वो भी हम दोबारा एक और तरीके से देख लेते हैं कि जो परचेजेस हैं पीरियोडिक मेथड में हम परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, परपेचुअल में इन्वेंट्री अकाउंट में। जो आपकी परचेज रिटर्न्स हैं वो परचेज रिटर्न का अकाउंट पीरियोडिक मेथड में फॉलो होता है और परपेचुअल के अंदर इन्वेंट्री अकाउंट। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये देखेगा, ये वही बात है जो हम पहले करके आए हैं कि फिजिकल स्टॉक इज काउंटेड एट द ईयर एंड, देन द कॉस्ट ऑफ सेल इज कैलकुलेटेड। कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वो जो अभी हम लोगों ने इससे पीछे वाली स्लाइड पे लिख के भी एक स्टेटमेंट बनाई थी, ये वही बात की हुई है कि इस तरीके से हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करते हैं। लेकिन परपेचुअल सिस्टम के अंदर कॉस्ट ऑफ ईच सेल ट्रांजेक्शन इज कैलकुलेटेड सेपरेटली एंड बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट इज अपडेटेड। और जब कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वही हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है। यानी कि हम हर ट्रांजेक्शन के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं परपेचुअल के अंदर। दैट्स व्हाई वी कॉल इट परपेचुअल। ये कंटिन्यूअसली एक्शन परफॉर्म होता चला जाता है, हम परपेचुअली ये काम करते चले जाते हैं। ठीक है जी, डाटा की अवेलेबिलिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड इन्वेंट्री अमाउंट जो है ये अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है जी, पीरियोडिक मेथड में हम ईयर एंड पे बैठते हैं, फिर हम सोचते हैं कि अच्छा कितनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, हम उस वक्त कैलकुलेट करते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड अगर आपसे कोई पूछे हाँ भाई CGS बताओ कितनी है, तो आप कहेंगे सर वो तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, अभी मुझे नहीं पता। ड्यूरिंग द ईयर अगर आपसे पूछे बताओ भाई क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है, तो फिर आप कहेंगे सर वो तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग तो क्लोजिंग स्टॉक को निकालते हैं, उसको वैल्यू करते हैं, जिसके अभी हम एक एग्जांपल भी देखेंगे। लेकिन परपेचुअल सिस्टम के अंदर क्योंकि आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है वो अपडेटेड होती है, जैसे ही आप सेल करते हैं आप उसकी इन्वेंट्री से अमाउंट निकाल के कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट कर देते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि CGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड इन्वेंट्री अमाउंट ये दोनों रेडली अवेलेबल होंगी, हर वक्त अपडेटेड होंगी। राइट, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो आपने जहन में रखने थे। हम लोग एक और बात करते हैं कि कॉस्टिंग फार्मूलाज क्या क्या होते हैं। हम लोगों ने एंट्रीज की बात की कि जब हम परचेज करेंगे तो उसकी तो परचेज करने के केस में तो जो कॉस्ट होगी वो हम लोगों ने बात कर ली कि वो क्या होगी, वो तो वही होगी जो हम लोग अभी बिल्कुल शुरू में पढ़ के आए हैं, जिसमें 3 चीज़ें होती हैं, परचेज प्राइस, कन्वर्जन कॉस्ट एंड
एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। ठीक है जी, ये 3 चीज़ें हम लोग पढ़ के आए थे जिसमें हम लोगों ने रिकवरेबल चीज़ें वगैरह जो है ना वो सारी परचेज हो गई हैं। अब जो चीज़ें आपने सेल करनी है, ठीक है, गौर से सुनिएगा, जो चीज़ आप परचेज कर रहे हैं वो तो उसी अमाउंट पे आएगी जिस अमाउंट पे वो परचेज हुई है, और जब आप उसे परचेज रिटर्न करेंगे तो वो उसी अमाउंट पे आएगी जिस अमाउंट पे उसको आपने परचेज किया था। फर्ज करें आपको चीज़ वापस दे आते हैं तो वो उसी अमाउंट पे वापस करेंगे ना जिस अमाउंट पे आपने उसे परचेज की थी, राइट। अच्छा, जहाँ तक बात है सेल्स की, तो सेल्स के अंदर हम लोगों ने कहा कि सेल्स हमेशा किस अमाउंट पे होती है, सेल्स प्राइस पे होती है। लें जनाब, चीज़ें तो बिल्कुल सीधी हो गई। तो ये जो FIFO और वेटेड एवरेज है ये हमें कहाँ पे हेल्प करेगा, तो ज़रा गौर से देखिएगा। हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी कि जब हम परपेचुअल सिस्टम को फॉलो कर रहे होते हैं तो फिर हम लोग ये वाली 2 एंट्रीज करते हैं। इन दोनों एंट्रीज पे कॉस्ट ऑफ द आइटम की अमाउंट इन्वॉल्व होती है जिसके ऊपर ये एंट्री होती है, कॉस्ट ऑफ द आइटम विद द कॉस्ट ऑफ द आइटम विद द कॉस्ट ऑफ द आइटम सोल्ड। ये जो कॉस्ट है ये 2 मेथड से निकाली जा सकती है। सिमिलरली पीरियोडिक मेथड के अंदर हम लोग हर दफ़ा तो ये ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, लेकिन जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है ये इन दोनों में से किसी एक मेथड के थ्रू कैलकुलेट किया जा सकता है जिसे हम कहते हैं FIFO या वेटेड एवरेज। तो जनाब जो चीज़ बच्चों को कंफ्यूज करती है जिसकी वजह से वो इस एरिया में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते वो ये है कि FIFO और वेटेड एवरेज सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर जब आप ये वाली एंट्री कर रहे होते हैं, जो दूसरी एंट्री है परपेचुअल मेथड के अंदर, उसमें आइटम की कॉस्ट आइडेंटिफाई करते वक्त आपको फॉलो करना होता है, ठीक है, और आप उसको फॉलो करते हुए उस आइटम की कॉस्ट निकालते हैं। और जब आप लोग पीरियोडिक मेथड में होते हैं तो फिर आप जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको पीरियोडिक या परपेचुअल मेथड की हेल्प लेनी होती है, ठीक है। परपेचुअल मेथड में हर सेल के साथ, पीरियोडिक मेथड में सिर्फ क्लोजिंग की एंट्रीज के साथ कॉन्सेप्ट आता है कि जनाब अब आपका कॉस्ट फार्मूला क्या है, इज इट FIFO और इज इट वेटेड एवरेज। तो जनाब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है FIFO के अंदर वो कैसे कैलकुलेट होती है, जब FIFO का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ आपने सबसे पुरानी परचेज की हुई है उसकी कॉस्ट को सबसे पहले आप प्रॉफिट में लेके जाएंगे, उसकी कॉस्ट को सबसे पहले आप खत्म करेंगे, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ द अर्लीस्ट इन्वेंट्री विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्टॉक फर्स्ट, ठीक है। यानी कि जब आप कोई स्टॉक सेल करेंगे तो आप उसकी वो कॉस्ट रखेंगे जो सबसे पुराना स्टॉक जो कि आपकी इन्वेंट्री के अंदर अवेलेबल है उसकी जो कॉस्ट थी वो आप सबसे पहले एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है जी। जबकि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है FIFO मेथड के अंदर वो फिर वो वाला रह जाता है जो सबसे लेटेस्ट, सबसे आखिर में आपने परचेज किया होता है, ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू विल बी इंक्लूडेड इन रीसेंट परचेजेस, यानी कि जो बिल्कुल रीसेंट परचेजेस आपने की होंगी उसकी जो है ना वो कंपोजिशन क्लोजिंग स्टॉक की वो बनाएगा, ठीक है जी। कंपैरिजन ऑफ द वैल्यूज की अगर हम बात करें, वेयर प्राइसेस आर राइजिंग, अगर तो सब्सिक्वेंटली जब आप परचेज कर रहे हैं प्राइसेस बढ़ रही हैं तो क्लोजिंग स्टॉक हायर हो जाएगा FIFO में एज कंपेयर टू वेटेड एवरेज, ठीक है। अगर ड्यूरिंग द ईयर चीज़ों की प्राइस में इंक्रीज आ रहा है, हर दफ़ा आपको थोड़ी सी महंगी परचेजेस करनी पड़ती हैं, तो एज कंपेयर टू वेटेड एवरेज आपकी जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है वो FIFO में बड़ी होगी। कंपैरिजन प्राइसेस आर राइजिंग का मतलब ये है कि जब इन्फ्लेशन आ रही होती है या जब पाकिस्तान वाली सिचुएशन होती है, पाकिस्तान में तो हर वक्त इन्फ्लेशन आ रही होती है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन के केस में जो आपकी क्लोजिंग स्टॉक होगा उसकी वैल्यू हायर होगी और कॉस्ट ऑफ सेल्स फिर कम हो जाएगी, ठीक है ना। आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस होने के बाद अमाउंट आती है, तो माइनस करने वाली अमाउंट जितनी बड़ी करेंगे जो बाकी बच जाने वाली अमाउंट है वो उतनी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जब आप हायर क्लोजिंग स्टॉक को रिपोर्ट करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगा और सिमिलरली आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है जी। और एज कम्पेयर टू वेटेड एवरेज आपके प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू वेटेड एवरेज। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने ज़हन नशीन करना है। एग्जामिनर ट्रिकी क्वेश्चन बना के इसमें से आपको MCQ बेस पूछ सकता है, अच्छा बताएं जी कि अगर इन्फ्लेशन आ रही हो तो फिर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू FIFO की बड़ी होगी या वेटेड एवरेज की बड़ी होगी, तो हम कहेंगे जनाब FIFO की बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के अंदर वो वाली आइटम्स अवेलेबल हैं जो रिसेंटली परचेज की गई हैं और रिसेंटली जो चीज़ें परचेज की गई हैं वो सबसे महंगी थी, तो इसका मतलब यह है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ी है, राइट, ठीक है। इस
फाइफो मेथड को कब चेंज करना चाहिए? जब आपकी प्राइसेस में रैपिड चेंज आ रहा है, कभी प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, कभी डिक्रीज हो रही हैं, तो फिर उस हिसाब से हम इसको मैनेज करेंगे। वेटेड एवरेज की तरफ चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्टॉक ऑन द एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल गुड्स प्रेजेंट इन द बिजनेस। जब आप सेल करते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक है और उस स्टॉक की प्राइस क्या है, और उससे हम लोग एक वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं, और उस वेटेड एवरेज कॉस्ट से हम लोग फिर सेल करते हैं, और उसी की बेसिस के ऊपर हम तमाम कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक की अगर हम बात करें तो वेटेड एवरेज में क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू विल बी इंक्लूड एन एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड। ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर एवरेज कॉस्ट आ रही होगी, और जो एवरेज कॉस्ट है उसमें इंक्रीमेंट्स जो चीज़ें ज़्यादा महंगी परचेज की हैं, जो चीज़ें सस्ती परचेज की हैं, उन सब का एक एवरेज आपके पास आ रहा होगा। दिस इज़ व्हाट वी कॉल वेटेड एवरेज मेथड। और ये नॉर्मली उस वक्त फॉलो कर लेना चाहिए जब आपके पास इममटीरियल चेंजेस आ रहे हैं प्राइसेस के अंदर। प्राइस चीज़ें पहले भी उतने की बिक रही थी, चीज़ें बाद में भी उतने की बिक रही हैं, तो प्राइसेस में इतना ज़्यादा कोई इंक्रीमेंट है नहीं, तो फिर हम लोग उस तरीके से वेटेड एवरेज मेथड को यूज़ कर लेंगे। राइट, चलें जी, हम लोग आगे चलते हैं। 4 सिनेरियोज आ सकते हैं जनाब आपके जहन में कि जनाब अगर हम पीरियोडिक मेथड कर रहे हों और हमारे पास जो कॉस्टिंग फार्मूला है वो फाइफो हो तो क्या होगा। अगर हम लोग पीरियोडिक के साथ एफको में चल रहे हैं तो क्या होगा, परपेचुअल के साथ फाइफो में चल रहे हैं तो क्या होगा, और परपेचुअल के साथ एफको में चल रहे हैं तो क्या होगा। तो जनाब सबसे पहले हम लोग पीरियोडिक की बात करते हैं। पीरियोडिक में ये जो 2 बातें हैं ये तो पहली दोनों सेम है। ठीक है जी। स्टोर लेजर कार्ड इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड। स्टोर लेजर कार्ड जो कि आप पढ़ते हैं पीरियोडिक मेथड में रिक्वायर नहीं होता कि इसको मेंटेन किया जाए, क्योंकि आप हर एंट्री के बाद क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ भाई स्टोर लेजर कार्ड पीरियोडिक मेथड में बनाया जाता है, तो हम कहेंगे कि इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि हाँ भाई स्टोर लेजर कार्ड पीरियोडिक मेथड में बना सकते हैं हम, ठीक है, कैन वी मेक इट, तो यस वी कैन मेक इट, हम इसे बना सकते हैं, लेकिन इसके अंदर फिर एंट्रीज वगैरह जो हैं वो हम फिर सेल्स की कोई एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ स्टॉक की वैल्यूज को देखेंगे कि स्टॉक में इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है कि नहीं। नॉर्मली जो स्टोर लेजर कार्ड है वो परपेचुअल सिस्टम की पैदावार है, वो परपेचुअल सिस्टम में लाजिम व मलजूम है, परपेचुअल सिस्टम में ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टोर लेजर कार्ड की मदद से आप लोग वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, फाइफो मेथड में अगर आप चल रहे हैं तो हम लोग सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक इसकी मदद से फाइंड आउट करते हैं। पीरियोडिक मेथड में तो हम सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ही फाइंड करते हैं ना। ठीक है, ये इधर भी ऐसे लिखा हुआ है, एफको में भी और फाइफो में भी। पीरियोडिक मेथड में हमें फाइफो और एफको की जरूरत सिर्फ तब पड़ती है जब हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कर रहे होते हैं। ठीक है जी। और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर स्टेटमेंट्स, अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट द मोस्ट रीसेंट परचेजेस फाइफो के अंदर, एंड क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट एवरेज कॉस्ट ऑफ परचेजेस एंड ओपनिंग स्टॉक। हम क्लोजिंग स्टॉक को निकाल लेते हैं। तो अगर तो पीरियोडिक सिस्टम है तो जनाब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन फर्स्ट करें। अगर क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 2000 रुपये का, तो हम देखेंगे कि मोस्ट रीसेंट परचेजेस कब की गई हैं, और उनमें से 2000 पूरा करके उसको उन कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करके हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे। दिस इज एज सिंपल एज दैट। एग्जाम्पल से हम डिस्कस करेंगे। एफको के बेसिस में हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग स्टोर लेजर कार्ड में हम सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के अंदर पीरियोडिक मेथड में एफको को यूज़ करते हुए हम लोग सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं जनाब ओपनिंग स्टॉक वैल्यू प्लस परचेज वैल्यू, कितने की चीज़ें आपने परचेज की हैं, डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स प्लस परचेज्ड यूनिट्स। ठीक है, इन सब को आप जब सॉल्व करते हैं तो आपके पास एक फाइनल एवरेज वैल्यू निकल आती है, एक फाइनल पर यूनिट कॉस्ट निकल आती है, जिसकी बेसिस के ऊपर आप अपने क्लोजिंग स्टॉक को बना लेते हैं। स्टोर लेजर परपेचुअल सिस्टम में हम चलते हैं। परपेचुअल सिस्टम में स्टोर लेजर कार्ड इज मेंटेन्ड। नॉर्मली स्टोर लेजर कार्ड इसमें बनाया जाता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप इसको स्टोर लेजर कार्ड को बनाएं। और कॉस्ट ऑफ द आइटम सोल्ड इज फाउंड ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस, यानी कि आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस के ऊपर इसकी जो है ना वो वैल्यू निकालते हैं कि जब आप सेल कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आप वो वाली चीज़ सेल करते हैं जो आपने सबसे पुरानी परचेज की होती है। मीन्स के ओल्डेस्ट परचेजेस फर्स्ट। सबसे पहले आप उस आइटम की कॉस्ट निकालेंगे, उतनी आइटम्स की कॉस्ट निकालेंगे जितनी आपने सबसे पहले परचेज की थी। और एफको में बिल्कुल उसी तरीके से आप एवरेज कॉस्ट मेथड यूज़ करते हैं।
लॉस एंड डैमेज। अगर आपका स्टॉक हैंडलिंग के दौरान लॉस हो जाए, डैमेज हो जाए, तो फिर आपने उसको क्या करना है? ठीक है जी। पहली चीज कि आपने देखना है कि ये लॉस कैसा है। इज इट ए पार्शियल लॉस? क्या ये लॉस पार्शियल है या आपकी चीजें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई? ठीक है जी। पार्शियल लॉस में नॉर्मली जो एग्जांपल आती है वो आती है मिस हैंडलिंग की वजह से आपका पार्शियल लॉस हो गया, चीजें डैमेज हो गई। गलत स्टैकिंग की वजह से, कि आपने उसको स्टैक गलत किया हुआ था, एक दूसरे के ऊपर गलत रखा हुआ था, जिसकी वजह से वो चीजें जो है ना वो डैमेज हो गई मिस हैंडलिंग की वजह से। तो अगर चीजें मिस हैंडलिंग की वजह से डैमेज हो गई तो इनकी जो सेल वैल्यू है वो अब ये उतने की सेल नहीं होंगी जितने की ये पहले सेल होनी थी। तो अगर तो चीजें आपके पास पड़ी हुई हैं, अगर उनका पार्शियल लॉस है, स्टॉक में चीजें पड़ी है, वो पार्शियल लॉस हो गया है, तो फिर आपने उसकी एनआरवी की चेकिंग करनी है। राइट, एनआरवी की चेकिंग करनी है। ठीक है। एनआरवी क्या होती है? एनआरवी होती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइज करने का मतलब होता है हासिल करना। आपको इस एसेट को बेच के कितनी वैल्यू मिलेगी उसे हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू कहते हैं। इससे आपको बचेंगे कितने? नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो होती है इसका फार्मूला होता है जी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, जिसे हम ESP कहते हैं। इसमें से माइनस करते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, जिसे हम ECC कहते हैं, और इसमें से हम माइनस करते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल, यानी कि स्टॉक ऑफ द एसेट। ठीक है जी। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस ECCS और ECS। ठीक है। यानी कि उस चीज को बेचने में आपको कितने पैसे लगते हैं और उसको बेचने से आपको कितना फायदा हासिल होगा, दैट इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। और उसको बेचने से कितने पैसे मिलते हैं वो आपकी, बहरहाल ये जो कैलकुलेशन है या ये जो चीजें हैं हम लोग इंशाल्लाह अभी इसके बाद इस एग्जाम्पल के बाद कर रहे होंगे। लेकिन हम लोग इधर आते हैं, ये चीज हमने जरूरी है जो पढ़नी है। एक अगर आपकी एक चीज कंप्लीट लॉस हो जाती है, कंप्लीटली जाया हो जाती है, यानी कि वो मिस हैंडलिंग की वजह से या थेफ्ट की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो फिर आप उसकी क्या एंट्री करेंगे? ठीक है। या एक चीज और भी होती है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस एक ऐसा लॉस होता है जो किसी काम करने वाले बंदे की गलती की वजह से नहीं हुआ, ये नॉर्मली इतना लॉस हो जाता है। तो इसके लिए कि लॉस नॉर्मल है या अबनॉर्मल है, एक सिंपल रूल है, वो ये है कि क्या ये काम किसी बंदे की गलती की वजह से हुआ है, ठीक है, या ये काम जो है ये नॉर्मली ऐसा हो जाता होता है। कोई भी बंदा हो, ये चीज तो इतनी सी तो जाया होनी होती है। तो अगर किसी एक स्पेसिफिक बंदे की स्पेसिफिक गलती की वजह से, उसकी मिस हैंडलिंग की वजह से हुआ है और वो पूरा का पूरा जाया हो गया है, तो इसको हम लोग अब नॉर्मल लॉस कहते हैं। लेकिन अगर एक ऐसा लॉस है, एक चीज ऐसी जाया हो गई जो कि इस वजह से थी कि यार ये हमारे प्रोसेस का पार्ट है कि जब हम मशीन में कोई चीज डालते हैं तो मशीन क्योंकि चलती ऐसे है, वो घूमते हुए उसमें से जो मटेरियल है वो उछलता है, तो कुछ मटेरियल उछल के बाहर गिर जाता है, या वो घूमते हुए उछलता है तो कुछ मटेरियल जो है वो भाप बन के उड़ जाता है। तो इस तरह की जो चीजें इनको हम नॉर्मल लॉस कंसिडर करते हैं। तो जो नॉर्मल लॉस है इसकी जो एंट्री होती है या इसकी जो वर्किंग होती है वही होती है कि हम इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में ही डाल देते हैं, और ये जो अब नॉर्मल लॉस होता है ये अदर एक्सपेंसेस में जाता है। ठीक है। अगर हम लोग पीरियोडिक मेथड की बात करें तो पीरियोडिक मेथड में तो हम लोग क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट नहीं बना रहे होते, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस नॉर्मल लॉस को परचेज अकाउंट में से निकाल के, यानी कि परचेज अकाउंट क्रेडिट और नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट कर देते हैं। ठीक है, इफ दिस इज अ नॉर्मल लॉस। और ये पीरियोडिक मेथड की अगर हम बात करें, ठीक है जी। और जो अबनॉर्मल लॉस होता है उसकी एंट्री कुछ इस तरीके से होती है कि हम अबनॉर्मल लॉस डेबिट और परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं इस अबनॉर्मल लॉस की फिगर से, जितनी की अमाउंट का वो लॉस हुआ है। ये पीरियोडिक के अंदर एंट्रीज करते हैं। ये जो नॉर्मल लॉस का ये जो अकाउंट है ये कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर चला जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं। और ये जो अबनॉर्मल लॉस है, अगर ये कोई अबनॉर्मल लॉस हो तो इसको हम अदर एक्सपेंसेस में लिखते हैं। हम बात करते हैं कि अगर हम परपेचुअल सिस्टम पे चल रहे हैं तो परपेचुअल सिस्टम में क्या होगा कि हम लोग एंट्री करेंगे
नॉर्मल लॉस डेबिट और इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट, राइट। हम लोग इन्वेंट्री के अंदर ये एंट्री कर देंगे। और जहां तक बात है अब नॉर्मल लॉस की, तो अब नॉर्मल लॉस की भी यही एंट्री होगी। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट और इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। और उससे क्या होगा कि ये जो अब नॉर्मल या अब नॉर्मल लॉस है, ये इन्वेंट्री में से निकल के नॉर्मल लॉस में चले जाएंगे और ये नॉर्मल लॉस हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्लोज कर देंगे। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में क्लोज कर देंगे। पीरियोडिक सिस्टम में क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स स्टेटमेंट बनती है, और परपेचुअल सिस्टम में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट बनता है। इसकी अब हम एग्जांपल देखते हैं। मैं बड़ी देर से आपको कह रहा था एग्जांपल देखते हैं। तो जनाब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाऊंगा और फिर उसके बाद हम लोग जो है ना वो इसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद ठीक है जनाब, हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020। जनवरी 2020 के लिए ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 30,000 यूनिट्स का और इसकी टोटल कॉस्ट दी हुई है 4740,000। परचेजेस आपने की 45,000 की, 160 पर यूनिट। सेल्स आपने की 54,000 की और इसकी ये सेल प्राइस दी हुई है कि ये 200 की सेल की है आपने। ठीक है, इसके बाद परचेजेस जो है वो 39,000 की हैं और वो आपने 170 रुपए पर यूनिट के हिसाब से परचेज की है। देखिए पहली परचेज आपने 160 के हिसाब से की, दूसरी आपने 170 के हिसाब से की। ठीक है, परचेज रिटर्न्स भी कुछ आपने की है 160 यूनिट्स की, 160 रुपए पर यूनिट। यानी कि ये जो आपने परचेजेस की थी 45,000 की, इसमें से कुछ आपने परचेज रिटर्न्स भी कर दी और एक और सेल्स की है, वो भी आपने 200 रुपए पर यूनिट की सेल्स की है। ड्राइंग्स बाय द ऑनर इज 6,000 यूनिट्स। ऑनर की ड्राइंग्स भी आ गई है, इसको भी हम लोग जो है ना वो हम लोग करेंगे। ठीक है, अच्छा एक स्टूडेंट ने कहा पीरियोडिक में नॉर्मल लॉस की एंट्री नहीं होती। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप तो जनाब सवाल ये था कि ऑन 31 जनवरी ड्यूरिंग द फिजिकल स्टॉक काउंट इट वाज नोटेड दैट द स्टॉक ऑफ ₹2500 यूनिट्स 2500 यूनिट्स वर लॉस्ट ड्यू टू स्टॉक मैनेजमेंट डेफिशिएंसीज। ठीक है जी, हाउएवर इट इज कंसिडर नॉर्मल। अगर ये बात ना लिखी होती तो मैं कहता कि ये अब नॉर्मल लॉस है। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक मैनेजमेंट की डेफिशिएंसीज की वजह से, इश्यूज की वजह से आया है। लेकिन उसने बता दिया है कि दिस इज नाउ ए नॉर्मल लॉस और इसको हमने नॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट करना है। तो वन बाय वन अब हम लोग तमाम सिनेरियोज को डिस्कस करते हैं। इसके लिए एक एक्सेल की फाइल आप लोगों को हैंडआउट्स में नजर आएगी, जो कि बहरहाल ओपन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप उसे ओपन करेंगे तो आपको उसमें सारे सॉल्यूशंस विद ऑल फॉर्मूलाज आपको नजर आएंगे। ठीक है जी, तो वन बाय वन अब हम इन चीजों को देखते हैं जी। वन बाय वन चलते हैं जी। सबसे पहली जो चीज आपको नजर आ रही है वो है परपेचुअल सिस्टम के अंदर स्टॉक की वैल्यूएशन एफको मेथड के थ्रू अगर आप कर रहे हैं, बल्कि ऐसे करते हैं, पहले हम फाइफो मेथड की बात करते हैं। तो जनाब फाइफो मेथड में सबसे पहले आपके पास आ गया ओपनिंग स्टॉक। ये जो मैंने रो सेलेक्ट की है, इसको अगर आपने गौर से देखा हो तो इसमें क्या था कि ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है 1 जनवरी को और स्टोर लेजर कार्ड बना हुआ है। उसने बताया था कि 30,000 की क्वांटिटी है, तो 30,000 की क्वांटिटी में हम आ जाते हैं। अगर आप देखें इस क्वेश्चन को गौर से तो उसने बताया हुआ है कि जनाब 30,000 की क्वांटिटी थी और ये 4740 इसकी परचेज प्राइस थी। अच्छा, हम लोग इधर आते हैं, 30,000 की क्वांटिटी लिख दी, 4740 लिख दिया और जब 4740 को डिवाइड किया 30,000 से तो हमारे पास 158 रुपीज पर यूनिट की प्राइस आ गई। ये हमारी ओपनिंग स्टॉक की पर यूनिट प्राइस है। अगली जो ट्रांजेक्शन उसने बताई वो ये बताई है कि 6 जनवरी को 45,000 यूनिट्स जो है वो परचेज किए 160 रुपए के हिसाब से। तो हमने 6 जनवरी को परचेजेस डाल दी 45,000 यूनिट्स 160 रुपए के हिसाब से, टोटल 7.2 मिलियन की परचेजेस बनती हैं। ठीक है जी, अच्छा तो अब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में 2 डिफरेंट टाइप के स्टॉक्स आ गए हैं। फाइफो के अंदर हम अलग अलग मेंटेन करते हैं, हम इनको अलग अलग रखते हैं। पहली चीज है कि 30,000 यूनिट्स की क्वांटिटी है और इसका जो बैलेंस है वो 158 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से 4740 बन रहे हैं, जो तो ओपनिंग थे। ये वाले स्टॉक्स जो है ये आपका ओपनिंग है। इसके बाद ये वाला वो स्टॉक है जो आपने परचेज किया। दोनों को अलग अलग रखना है। क्यों? क्योंकि फाइफो में हम लोग जो है ना वो कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है जी, ये जो हमने डिवाइड किया ये सिर्फ इसलिए किया कि हमें पता चले कि ये जो स्टॉक है ये पर यूनिट कितने का आया हुआ था। पर यूनिट भी तो हमें चाहिए ना। यहाँ पे देखें उसने टोटल दिया हुआ है हमें ओपनिंग स्टॉक, उसने हमें पर यूनिट ओपनिंग स्टॉक की प्राइस नहीं दी हुई, तो इसलिए हमने उसको डिवाइड करके पर यूनिट जो है ना वो बना लिया कि हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक था वो कितने पर यूनिट क्या है हमारे पास। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सेल्स 10 जनवरी को उसने बताया कि जनाब पहली सेल हुई है 54,000 यूनिट्स की 200 रुपए पर यूनिट के हिसाब से।
तो हम लोग इधर आते हैं, 54,000 यूनिट जब आप सेल करने लगे तो सबसे पहले आपने ये 30,000 यूनिट सेल किए जो कि 4740 के थे, पर यूनिट 158 रुपीज आ रहा था, तो हमने उतने का उसको उतनी ही अमाउंट लगाई जितने के वो आए हुए थे। ठीक है जी, तो हमारे पास 30,000 यूनिट्स ये चले गए, ये जो यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग 30,000 पड़े हुए थे, जब ये चले गए तो फिर उसके बाद रह गए 24,000 यूनिट्स जो कि हमने अगले 45,000 यूनिट्स में से माइनस कर दिए, जिनकी कॉस्ट 160 रुपए पर यूनिट आ रही थी। तो जब हम लोग स्टॉक जो है वो उसको सेल करते हैं तो पहले फाइफो के अंदर हम लोग वो स्टॉक सेल करते हैं जो हमारे पास सबसे पहले आया होता है। ठीक है, अच्छा वो सेल किया 30,000, फिर 24,000 ये भी सेल कर दिया, तो हमारे पास 21,000 रह गया ये। उसके बाद परचेजेस की हमने 39,000 यूनिट्स 170 रुपए के हिसाब से, इनकी टोटल वैल्यू 6,630,000 यानी कि 6.63 मिलियन बन रही थी, और हमारे पास स्टॉक में अब आ चुके हैं 21 और 39 60,000 यूनिट्स, और उनकी जो टोटल कॉस्ट है वो इस वक्त है 9,999 मिलियन आपके पास इनकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ चुकी है। कुछ परचेज रिटर्न्स भी कर दी थी। परचेज रिटर्न के बारे में हमने बात की थी कि ये उसी अमाउंट पे होंगी जिस अमाउंट पे ये परचेज की गई हैं, तो परचेज रिटर्न हमने 160 रुपए पे परचेज रिटर्न कर दिया, तो टोटल आपके पास 480,000 की परचेज रिटर्न हो गई। और ये कौन सी वाली थी जो आपने ये परचेज की थी 158 पे, ये आपने परचेज की थी उनमें से, सॉरी 160 वाली जो आपने परचेज की थी ये आपने यहाँ पे वापस कर दी, तो आपके पास अब उनमें से 21 में से 3 माइनस हुए तो 18,000 यूनिट्स रह गए, और ये आपने यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने माइनस कर दिया। ठीक है जी, अच्छा अब एक चीज समझना जरूरी है कि ये जो तीनों कॉलम्स हैं ये डिफरेंट टाइप की प्रेजेंटेशंस हैं। आई कैप ने कुछ क्वेश्चंस में ऐसे किया हुआ है कि परचेज और सेल्स वगैरह जो है ना वो अलग अलग की हुई हैं, और कुछ जगहों पे उसने परचेज और सेल्स की जगह पे सिर्फ रिसीट और इशू के कॉलम बनाए हुए हैं। ठीक है जी, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो परचेज रिटर्न है ये यहाँ पे लिखने की बजाय परचेज और रिसीट्स के अंदर में से माइनस करके लिख दें, ऐसे भी करके लिखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन स्टॉक के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं वो जनरली दो तरह की होती हैं, स्टॉक आ रहा है या जा रहा है। जब स्टॉक आ रहा है तो वो परचेज में लिखा जाएगा या ये रिसीट वाले कॉलम में लिखा जाए, और स्टॉक अगर जा रहा है तो ये सेल्स और इशू वाले कॉलम में लिखा जाए। तो जनाब यहाँ पे ये चीज समझना जरूरी है कि डिफरेंट टाइप के अकाउंटिंग फॉर्मेट्स आई कैप यूज करता है, आप किसी एक टाइप के फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हैं। बल्कि अगर आपने देखा हो तो रिसेंट जो क्वेश्चन आया था उसमें आई कैप ने क्या किया, उसने एक ही कॉलम बनाया, उसने सिंगल कॉलम बनाया, जो चीजें आ रही थी वो सारी प्लस में लिखी, जो जा रही थी वो सारी माइनस में लिखी, तो भी ठीक है। ठीक है जनाब, तो जो बेहतर फॉर्मेट है वो ये हो सकता है कि आप सिंगल कॉलम बनाएं परचेज का, यानी कि इन हमारे पास आई ड्राइंग्स, और ये सारी बिल्कुल उसी तरीके से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से चलते हुए जब हम लोग देंगे वापस तो वो वाला स्टॉक सेल करेंगे जो पहले आया था, और फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट सेल स्टॉक सेल करेंगे एंड सो ऑन। जब हम ड्राइंग्स करेंगे तो जो ड्राइंग्स हुई है वो उसी अमाउंट पे होंगी जिस अमाउंट पे वो चीजें आई थी, और जो नॉर्मल लॉस होगा वो भी उसी अमाउंट पे होगा जिस अमाउंट पे वो चीजें आई थी। तो जो पूरा का पूरा लॉस हो गया है उसकी नॉर्मल लॉस की एंट्री जो है ना वो हम लोग इसकी परफॉर्म कर देंगे, और इसके बाद हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो 12,500 यूनिट्स का बचा है, और जिनकी जो टोटल वैल्यू है वो 2.1 मिलियन। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि जो चीजें सेल की गई हैं स्टोर लेजर कार्ड से, सेल के सामने उनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही होती है। फॉर एग्जांपल ये 10 जनवरी को जो हमने सेल्स की है इसमें जो सेल्स में वैल्यू के नीचे जो अमाउंट आ रही है, दिस अमाउंट इज एक्चुअली कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ दैट सेल्स। इस अमाउंट के ऊपर आप लोग जब एंट्री जो दूसरा जो एंट्री करनी होती है परपेचुअल सिस्टम के अंदर, इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ सेल्स टू इन्वेंट्री, वो इस अमाउंट पे करनी होती है जो कि आपके पास यहाँ पे स्टोर लेजर कार्ड पे आ रही होती है। सिमिलरली जब आप ड्राइंग की एंट्री करते हैं तो वो उस अमाउंट पे करते हैं जो ड्राइंग के कॉलम में टोटल के सामने नजर आ रही होती है, और जब आप नॉर्मल लॉस की एंट्री करेंगे तो आप इस अमाउंट से करेंगे 4,25,000 से। तो इस सिनेरियो में नॉर्मल लॉस आपका 4,25,000 का है, आपकी ड्राइंग्स जो है ना वो 1.02 मिलियन की है। ठीक है जी, और जो परचेज रिटर्न है वो तो डेफिनेटली परचेज में से माइनस होके आएंगी, लेकिन जो हम लोग सेल्स की बात कर रहे हैं कि आपने कौन कौन सी आइटम सेल की हैं, अगर हम यहाँ से कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना चाहें तो वो सीधा सीधा यहाँ से आ सकता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या क्या चीजें शामिल हो रही हैं देखें, जैसा कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम लोगों ने बात की थी सेल्स
दो दफा ये सेल किया है, ये भी सेल कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्लोज हो जाएगी, ये दोनों सेल्स भी कॉस्ट ऑफ सेल्स में। और नॉर्मल लॉस के बारे में भी हमने बात की थी कि नॉर्मल लॉस क्या होता है परपेचुअल सिस्टम के अंदर। परपेचुअल सिस्टम के अंदर नॉर्मल लॉस का अकाउंट जो है वो फिर अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल्स के अकाउंट में क्लोज हो जाता है। तो वो हम लोग इन सारी चीजों को ऐड करेंगे तो दिस विल बी योर कॉस्ट ऑफ सेल्स, राइट। अच्छा, हम लोग सेम मेथड को फॉलो करते हुए सेम क्वेश्चन को अगर हम परपेचुअल मेथड से एवको मेथड के थ्रू करें तो जनाब आपके पास सिनेरियो कुछ इस तरीके से आएगा कि ओपनिंग स्टॉक आपके पास 30,000 यूनिट्स 158 रुपए के पड़े हुए थे, तो ये टोटल 4740,000 आपके पास ओपनिंग स्टॉक था। जब आपने परचेजेस की 45,000 यूनिट्स की, तो 45,000 यूनिट्स को परचेज करने के बाद आपके पास जो टोटल आइटम्स बन गई वो बन गई 75,000 की, और फिर उसके बाद आपके पास जो टोटल अमाउंट बन गई वो इस 4740 और इस 7200 को ऐड करके आपके पास इतनी अमाउंट बन गई। जब हमने टोटल अमाउंट को क्वांटिटी पे डिवाइड किया, क्योंकि हम लोग एवको मेथड में हर दफा ये करते हैं कि टोटल अमाउंट को पकड़ते हैं उसको अवेलेबल क्वांटिटी पे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास पर यूनिट प्राइस जब 159.20 आई, तो अगली दफा जब हम सेल करेंगे तो हम 159.20 पे सेल करेंगे, ठीक है। और सेल करने के बाद जो हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक रह जाएंगे वो तो बहरहाल उसी अमाउंट पे ही होंगे जिस अमाउंट पे वो आए थे 159.20। और जब भी कभी हम कोई नई परचेजेस करेंगे तो उससे हमारी अगली दफा सेल की जो पर यूनिट प्राइस है वो चेंज हो जाएगी, पर यूनिट जो कॉस्ट है वो चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब नए यूनिट्स आ गए हैं जो डिफरेंट प्राइस के ऊपर आए थे, ठीक है जनाब। तो इस तरीके से हम लोग ये एंट्रीज करते चले जाएंगे। और 160 पे हमने सेल्स की, हमारे पास जो है ना वो 160 के हिसाब से ये वाली अमाउंट पे हमारे पास 166 रह गई, ठीक है। थोड़ा सा इसमें राउंडिंग का फर्क है इसलिए आपने परेशान नहीं होना। 166.55 पे जब आपने सेल्स की और आपने परचेजेस करते जा रहे हैं, जब आप परचेजेस करते हैं तो फिर आपका वो जो एंट्री है वो चेंज होती है। जब आप परचेज रिटर्न करेंगे तो भी आपकी पर यूनिट कॉस्ट चेंज होगी, क्योंकि परचेज और परचेज रिटर्न से आपके जो कॉस्ट का फॉर्मूला है उसके ऊपर अपडेशंस आती हैं। नॉर्मल लॉस आप उसी अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे जिस अमाउंट पे आपका वो स्टॉक इस वक्त आ रहा था। सिमिलरली ड्राइंग्स और नॉर्मल लॉस ये दोनों आप उसी अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे जिस अमाउंट पे ड्राइंग्स या नॉर्मल लॉस से पहले आपका स्टॉक आ रहा था, ठीक है जी। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 2.081810 इस तरीके से आएगी एवको के थ्रू, ठीक है। अच्छा, जरा गौर से देखिएगा कि अगर हम लोग सेम ट्रांजैक्शंस में एवरेज मेथड यूज करते हैं तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बनता है 20,81,810 रुपए का। और अगर हम लोग सेम ट्रांजैक्शंस पे फाइफो मेथड के थ्रू कैलकुलेशंस करते हैं तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बनता है 21,25,000 रुपए का। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 20,81,000 और 21,25,000, तो फाइफो का जो है वो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा क्यों हो गया? यह क्या बात हुई? सेम ट्रांजैक्शन, सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग का जो कॉस्ट फार्मूला है उसकी वजह से हम लोगों को ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक कैसे आ गया? तो ये बात हम लोगों ने यहां पे डिस्कस की थी जब हम बात कर रहे थे जनाब कि जब हमारा ये कि कंपैरिजन ऑफ द वैल्यू, जब प्राइसेस बढ़ रही होंगी, आप देखें ना प्राइसेस बढ़ नहीं रही। आपने जो पहली दफा परचेज की है वो आपने 6 जनवरी को परचेज किया 160 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, और जो दूसरी आपने परचेजेस किया वो 170 रुपए पर यूनिट के हिसाब से परचेज किए। प्राइसेस में इंक्रीज आ रहा है, तो जब प्राइसेस में इंक्रीज आएगा तो फिर जनाब क्या होगा? ये चीज हमने यहाँ पे डिस्कस की कि जनाब जब प्राइसेस में इंक्रीज आएगा, व्हेन प्राइसेस आर राइजिंग रिपोर्ट हायर क्लोजिंग स्टॉक, तो फाइफो मेथड जो है ये ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक बताएगा, लोअर कॉस्ट ऑफ सेल बताएगा, ठीक है जी। तो आप देख लें कि इसकी कॉस्ट ऑफ सेल जो है फाइफो मेथड की कम है, 14,95,000 है, और यहां पे कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ रही है? 15 लाख। तो इसने 5,000 ज्यादा कॉस्ट ऑफ सेल बताई। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो इसने लोअर बताई, ठीक है जी। फाइफो में क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा आ रही है, वेटेड एवरेज में क्लोजिंग इन्वेंट्री कम आ रही है, ठीक है जी। तो जनाब वो चीजें जो हमने वहां पे पढ़ी थी वो हमने यहाँ से, कोई मसला नहीं। हम लोग बात करते हैं जनाब परपेचुअल पीरियोडिक सिस्टम की। पीरियोडिक सिस्टम में सेम ट्रांजेक्शन के साथ हम लोगों ने बात की थी कि हमें फाइफो या वेटेड एवरेज की जरूरत सिर्फ वहां पे पड़ती है जब हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करने के बाद हम उसको एंटर करते हैं। तो जनाब अगर हम लोग उसी ट्रांजैक्शंस की बात करें तो हमारे पास ये क्वांटिटी का स्केड्यूल है
कि क्वांटिटी 30,000 यूनिट्स ओपनिंग थी, 45,000 परचेज हुए, 54,000 सेल हुए, 39,000 फिर आए, 3,000 गए, 36,000 गए और 6,000 की ड्राइंग्स हुई और 2500 का आपका नॉर्मल लॉस हो गया। टोटल 12,500 यूनिट्स जो है ना वो आपके पास बचे। हमें पता है कि जब हम लोग वेटेड एवरेज मेथड के थ्रू चल रहे होते हैं तो फिर जो हमने आइटम की कॉस्ट की जो कैलकुलेशन करनी होती है वो कुछ इस तरीके से करनी होती है। ओपनिंग वैल्यू ऑफ द स्टॉक प्लस परचेजेस डिवाइडेड बाय ओपनिंग यूनिट्स प्लस परचेज यूनिट्स, ये आप लिखते हैं तो आपके पास एवरेज कॉस्ट आ जाती है। तो जनाब यही काम हम लोग यहां पे करेंगे कि हम लोग लिख रहे हैं परचेज, आपने 81,000 की परचेजेस की हैं लेकिन उसमें से परचेज रिटर्न माइनस हो चुकी हैं। 45,000 आपने परचेज ये किया है और 39,000 आपने ये परचेज किया है। तो 45 एंड 39 ये बनता है जनाब 84, जिसमें से 3,000 आपने रिटर्न किया है। तो आपने टोटल जो यूनिट्स परचेज किए हैं वो 81,000 है और उनकी कॉस्ट 13,35,000 है। वो कैसे बनी कि 45,000 यूनिट्स 160 रुपए के हिसाब से आपने परचेज किए 7.2 मिलियन के। इसके बाद आपने 39,000 यूनिट्स 170 के हिसाब से 6.63 मिलियन के परचेज किए और कुछ आपने रिटर्न भी किया। तो इस फार्मूला के अंदर ये जो परचेजेस आपने लिखनी होती है ये परचेजेस नेट लिखनी होती है, इसको हम नेट परचेजेस कह सकते हैं। और ये जो नेट परचेजेस है ये आपने ऐसे लिखनी होती है। ठीक है जनाब, नेट परचेजेस लिखने के बाद आप ये आपके 81,000 यूनिट्स हो गए। अगर मैं इसके ऊपर F2 प्रेस करूं तो ये आपको दिखाएगा कि ये 45,000 प्लस 39,000 और 3,000 को माइनस किया है। और इनकी अगर हम कॉस्ट की बात करें तो सिंपल ये 45,000 को 160 से मल्टीप्लाई किया, 39,000 को 170 से मल्टीप्लाई किया और 3,000 को 160 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया। तो जनाब आपके पास 13,35,000 पे सॉरी 13 लाख, हाँ 1,33,50,000 की जो है ना वो आपके पास अमाउंट आ गई। ठीक है, सॉरी अच्छा, ओपनिंग स्टॉक की अगर हम बात करें तो 30,000 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक है और उनकी ओपनिंग वैल्यू जो है ना वो इतनी है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, एक दूसरे से डिवाइड करेंगे इस फार्मूला के थ्रू जो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस फार्मूले की मदद से जब आप पर यूनिट क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे तो बनेगा 162.97। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो है ना वो आपने कैलकुलेट की। अब यहाँ पे मैंने दो चीजें नहीं ली, ड्राइंग नहीं ली और नॉर्मल स्टॉक नहीं लिया, ये जो नॉर्मल लॉस है। अब नॉर्मल लॉस होगा तो वो भी नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हमने एवरेज परचेज प्राइस निकालनी है कि वो चीजें ऑन एवरेज हमारे पास आई कितने की है। ठीक है, तो जो आई है वो या तो ओपनिंग स्टॉक में पड़ी होंगी या परचेजेस में होंगी, वो ओपनिंग स्टॉक के अलावा ड्राइंग्स या नॉर्मल लॉस में नहीं पड़ी होंगी। दैट्स वाई हम लोग ड्राइंग एंड नॉर्मल लॉस फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है जी, हम लोग सिर्फ और सिर्फ परचेजेस लेंगे और ओपनिंग स्टॉक लेंगे, और हाँ अगर कोई परचेज रिटर्न हुआ तो वो हम उसमें से माइनस कर देंगे। दैट्स इट। अच्छा जी, हम लोग आगे चलते हैं। तो हमारे पास 12,500 यूनिट्स थे, 1,62 रुपए 97 पैसे के हिसाब से अगर हमने उसकी कॉस्ट निकाली तो वो 2,03,716 रुपीज बनते हैं। ठीक है जी, 20,37,162 रुपए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बनती है अगर हम लोग इस वेटेड एवरेज के मेथड से चले पीरियोडिक मेथड के अंदर। ठीक है जी, और अगर हम लोग पीरियोडिक मेथड के अंदर चलते हुए फाइफो मेथड पे चलें तो ये तो जनाब सबसे आसान है। आपके पास सबसे एंड पे जो यूनिट्स बचे हुए हैं 12,500 रुपए यूनिट्स, 12,500 यूनिट्स बचे हुए हैं। आप जाएं अपनी नीचे से ऊपर की तरफ जाएं और कहाँ पे आपने परचेजेस की हैं, 12,500 की आपने 17 जनवरी को परचेजेस की हैं। तो ये जो 39,000 यूनिट्स आपने परचेज किए हैं इसमें से ही 12,500 पड़े होंगे। तो आप सिंपल है, आप कहेंगे 12,500 यूनिट्स 170 के हिसाब से आपकी जो है ना 2125,000 21,25,000 रुपए का आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया। और वेटेड एवरेज में भी देखें, यहां पे भी क्या हुआ कि वेटेड एवरेज में आपका स्टॉक आ रहा था 20,37,000 का, और फाइफो मेथड अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपका स्टॉक आ रहा है 21,25,000 का। ये भी ज्यादा बन गया। क्यों ज्यादा बन गया? क्योंकि हमने बात की थी कि जब इन्फ्लेशन आती है, जब आप परचेजेस करते चले जाते हैं और हर परचेज पीछे से ज्यादा प्राइस पे मिलती है तो आपका फाइफो का मेथड जो है वो ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक शो करता है। ठीक है, चले। लेकिन यहां पे वेटेड एवरेज के मेथड से, ठीक है जी, आया पर यूनिट 162.97 कैसे आया जनाब? हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, ये जो रेड वाला फॉर्मूला ना, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी थी? 13 लाख, ये सॉरी 1,33,50,000, ये हमने यहाँ पे रखा और इसमें ऐड किया 4740,000 जो कि परचेजेस और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूज हमने ऐड की, तो ये बना 18 लाख, सॉरी 1,80,000,
1,80,90,000। एक तो ये इंग्लिश और ये वाले जो है ना ये सिस्टम्स। 18 मिलियन जो है ना ये आपका ये बना। 18 मिलियन को आपने डिवाइड किया टोटल 1,11,000 यूनिट्स के साथ, तो आपके पास ये 162 बना। आप सिंपल यहाँ पे जब देखेंगे तो ये आपको नजर आ जाएगा H18/G18। ठीक है, ये 162 आपके पास बना। अच्छा, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं आई। ठीक है जी, तो जब कॉस्ट ऑफ सेल्स आपने जब कैलकुलेट करनी है पीरियोडिक सिस्टम के अंदर, तो वो तो हमने कहा था कि वो तो सीधी सीधी नहीं आएगी, वो तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। तो जनाब आपके सामने ये अल्टीमेट एक वर्किंग आ रही है। अब इस वर्किंग को जरा गौर से देखिएगा। पीरियोडिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो पीरियोडिक सिस्टम में सेल्स 18 मिलियन की है। हर सिस्टम में सेल्स हमेशा सेम होंगी, क्योंकि सेल्स का आपके कॉस्टिंग के सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने जितने यूनिट्स बेचे हैं, जितने के बेचे हैं, वो आपकी सेल होगी। आगे चलते हैं जनाब। कॉस्ट ऑफ सेल्स जब हम इसमें से माइनस करते हैं तो पीरियोडिक सिस्टम में हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, जो कि ये आपके सामने बनी हुई है। टोटल आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है ना वो एफको मेथड में निकल रही है 15 मिलियन, आपकी फाइफो मेथड में निकल रही है 14.945 मिलियन। एफको मेथड से अभी हमने इससे दूसरी शीट में निकाली थी, ये उसी शीट के साथ लिंक है, आप वहां पे जाके देखेंगे तो आपको ये चीज नजर आएगी। एफको मेथड में सीधी सीधी कॉस्ट ऑफ सेल निकल आई थी, हमें ये स्टेटमेंट नहीं बनानी पड़ी थी। सिमिलरली फाइफो में भी सीधी सीधी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट आ गई थी, वो क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट होता था, हमने उसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अब ओपनिंग स्टॉक की बात करते हैं। ओपनिंग स्टॉक आपको पता है सेम है, आप पीरियोडिक मेथड से चलें या परपेचुअल मेथड ये एफको से चलें या फाइफो से चलें, आपका सेम ही होगा। ओपनिंग स्टॉक परचेजेस जो है वो भी सेम है, क्योंकि वो तो आपने परचेज किए हैं, और परचेज रिटर्न भी सेम है, क्योंकि आपने परचेज रिटर्न किए हैं। फर्क यहाँ पे आएगा नॉर्मल लॉस में। एफको मेथड में नॉर्मल लॉस एवरेज कॉस्ट पे वैल्यू होगा, और फाइफो मेथड में नॉर्मल लॉस जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पे उस कॉस्ट के ऊपर वैल्यू होगा। ड्राइंग्स की अगर हम बात करें तो ड्राइंग्स भी उसी तरीके से एफको मेथड में एवरेज कॉस्ट पे, और फाइफो मेथड में आपका फाइफो वाली कॉस्ट के ऊपर जो है ना ये अप्लाई होगा। ये सारे फॉर्मूलाज एक दूसरे के साथ लिंक है, आप इस शीट को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं इसमें क्या होगा। अब नॉर्मल लॉस जो है आपको पता है कि वो भी हम लोग पीरियोडिक मेथड के अंदर नॉर्मल लॉस का एक अकाउंट होता है, जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में डाल देते हैं। तो सीजीएस स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे 407423। अब यहाँ क्या है, अच्छा नॉर्मल लॉस जो है 407432 का आ गया, और इधर हम लोग उसको फाइफो कॉस्ट पे लेंगे, और उसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली है 2037,162, आपको दिखाता हूँ, ये रही 2037,162। ये आपकी नॉर्मल जो है ना वो वेटेड एवरेज के थ्रू है, और ये आपकी फाइफो के थ्रू है। तो जनाब ये आपने यहाँ से माइनस कर देनी है, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब देखें सेम ट्रांजेक्शंस है, पीरियोडिक में परपेचुअल में आपको फर्क नजर आ रहा है, लेकिन आपने एक और चीज गौर करनी है कि पीरियोडिक का फाइफो मेथड हो या परपेचुअल का फाइफो मेथड हो, अमाउंट्स बिल्कुल सेम निकलेंगी, लेकिन पीरियोडिक के एफको में और परपेचुअल के एफको में फर्क आएगा। ठीक है, अब ये फर्क ज्यादा भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है, इसके ऊपर हम नहीं जाते। तो जनाब ये था हमारा कॉन्सेप्ट पीरियोडिक परपेचुअल का, और इसमें फाइफो और वेटेड एवरेज के थ्रू हम लोगों ने क्वेश्चन किए।